झारखंड के जनजातीय विद्रोहों के इस वन शॉट विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ही कहानी की तरफ मतलब शुरुआत से लेकर मुख्य विद्रोहों तक पूरे सिलसिले को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 18वीं और 19वीं सदी के उस दौर में ले जाते हैं जब झारखंड की धरती पर अंग्रेज पहली बार सिंहभूम के रास्ते दाखिल हो रहे हैं। जरा सोचिए उस मंजर को। एक बाहरी ताकत आ रही है और यहाँ के समुदाय अपनी जमीन, अपनी आज़ादी के लिए पहली बार खड़े हो रहे हैं। तो चलिए इस संघर्ष की पहली चिंगारी से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई लिस्ट नहीं देख रहे हैं अलग अलग विद्रोहों की। ये सब एक ही बड़े संघर्ष की कड़ियाँ हैं। अपनी पहचान, अपने संसाधन और अपनी स्वायत्ता को बचाने का संघर्ष। हर विद्रोह की वजह और तरीके, हाँ, वो अलग थे, लेकिन उनकी आत्मा एक ही थी। अंग्रेजों की रणनीति बदलती रही और उसके जवाब में विद्रोह का तरीका भी। तो सबसे पहला बड़ा टकराव था ढाल विद्रोह, जो 1767 से 1777 तक चला, मतलब पूरे 10 साल। हाँ, पूरे 10 साल। अंग्रेज सिंहभूम में आए और उन्होंने वहां के राजा जगन्नाथ ढाल को हटाकर नीमो ढाल को गद्दी पर बिठा दिया। बस यूं ही, मतलब उन्होंने सोचा कि वो बस किसी को भी राजा बना देंगे और लोग मान लेंगे। ये उनकी क्या रणनीति थी? ये उनकी एक तरह से कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थी। उनका आजमाया हुआ नुस्खा जो उन्होंने पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। किसी भी इलाके में जाओ, वहां के शासक को कमजोर करो और अपने किसी वफादार या कहिए कठपुतली को बिठा दो। उन्हें लगा कि नीमू ढाल उनके इशारों पर चलेगा और सिंहभूम पर उनका कब्जा हो जाएगा। उन्होंने स्थानीय लोगों की अपने राजा के प्रति वफादारी को बहुत कम आंका और जाहिर है ये दांव उल्टा पड़ गया। जगन्नाथ ढाल ने हार नहीं मानी, लेकिन 10 साल तक एक विद्रोह को चलाना, वो भी उस समय की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ये सिर्फ एक राजा की लड़ाई नहीं थी। ये ढाल यानी पूरे राज्य की जनता की लड़ाई बन गई थी। जगन्नाथ ढाल ने अपनी जनता को एकजुट किया। अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिए लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगिन जैसे अधिकारियों को भेजा, लेकिन वो जंगल और पहाड़ों में आप समझिए कि स्थानीय लोगों के सामने बेबस थे। वो लड़ाई के तरीकों को समझ ही नहीं पाए। तो आखिर में हुआ क्या? 10 साल बाद अंग्रेज थक गए। आप ऐसा कह सकती हैं? उन्हें समझ आ गया कि इस इलाके में शांति तभी हो सकती है जब यहाँ के लोग उसे चाहें। तो 1777 में कंपनी को झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी गलती मानी और जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा स्वीकार कर लिया। ये झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी जीत थी। और इसने एक मिसाल कायम की। हाँ, कि अगर लोग एकजुट हों तो कंपनी को भी पीछे हटना पड़ता है। तो क्या अंग्रेजों ने इस पहली हार से कोई सबक सीखा या उन्होंने अपनी रणनीति और मजबूत कर दी? क्योंकि ढाल विद्रोह के खत्म होते ही 1769 में एक और बड़ा विद्रोह शुरू हो गया था, चुआड़ विद्रोह। उन्होंने सबक तो सीखा, लेकिन शायद गलत सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि राजा को हटाने से सीधी बगावत होती है। तो अब उन्होंने सीधे राजा पर नहीं, बल्कि उस चीज पर हमला किया जिस पर पूरा समाज टिका था, जमीन। चुआड़ विद्रोह, जिसे भूमिज विद्रोह भी कहते हैं, असल में जमीन की लड़ाई थी। जमीन की लड़ाई मतलब ये कि अंग्रेजों ने जमींदारों पर लगान, जिसे स्थानीय भाषा में चुगाड़ी कहते थे, वो इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उसे चुकाना नामुमकिन हो गया। और जब जमींदार लगान नहीं दे पाते थे तो अंग्रेज उनकी पूरी की पूरी रियासत, जैसे पंचायत राज्य, उसको नीलाम कर देते थे। अच्छा, सोचिए, पीढ़ियों से जो जमीन आपकी है उसे कोई आकर नीलाम कर दे, ये बात तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो क्या ये सिर्फ जमींदारों का गुस्सा था या आम लोग भी इसे अपनी लड़ाई मान रहे थे? उनकी क्या हिस्सेदारी थी इसमें? यहीं पर यह विद्रोह बहुत व्यापक हो जाता है। इसमें घाटवाल और पाइक भी शामिल हो गए। अब ये समझना जरूरी है कि ये घाटवाल और पाइक ये सिर्फ भाड़े के सैनिक नहीं थे। घाटवाल पहाड़ी रास्तों के रक्षक होते थे और पाइक जमींदार की सेना। उनकी पहचान, उनकी जमीन, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ उस जमींदारी व्यवस्था से पीढ़ियों से जुड़ा हुआ था। अच्छा, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम था। बिल्कुल। जब अंग्रेजों ने जमींदार पे हमला किया तो उन्होंने सिर्फ एक शासक पर नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने पर हमला किया। मतलब ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था। जमींदार गया तो उसके साथ जुड़े हजारों लोगों का भविष्य भी खतरे में आ गया। बिल्कुल। इसीलिए रघुनाथ महतो, सुबल सिंह और दुर्जन सिंह जैसे नेताओं के पीछे आम लोग खड़े हो गए। ये विद्रोह जंगल महल के बहुत बड़े इलाके में फैल गया और लगभग आप मानिए कि 30 साल तक अलग अलग रूपों में चलता रहा। इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि जमीन के मालिकाना हक से छेड़छाड़ करना आग से खेलने जैसा है। इसी दौर में पलामू के इलाके में भी एक और कहानी चल रही थी, चेरो विद्रोह।
क्या वहां भी वजह जमीन ही थी? वजह लगभग वही थी, बाहरी दखलंदाजी। यहां लड़ाई उत्तराधिकार को लेकर थी। अंग्रेज गोपाल राय को राजा बनाना चाहते थे, जबकि वहां के असली हकदार थे चित्रजीत राय। तो चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह भोक्ता ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इसी से जुड़ा है भोक्ता विद्रोह भी, जिसका नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता कर रहे थे, है ना? हाँ, ये दोनों विद्रोह एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जब अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा करने की कोशिश की तो जयनाथ सिंह ने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हार गए और उन्हें सरगुजा भागना पड़ा। उनके भागते ही भोक्ता विद्रोह तो खत्म हो गया, लेकिन चीरो समुदाय का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह का दूसरा दौर शुरू हुआ और इस बार वजह ज्यादा साफ थी। आदिवासियों से जमीन छीनना और भारी टैक्स, मतलब मुद्दे घूम फिरकर वही आ रहे थे, जमीन और स्वायत्तता। बिल्कुल, और इसी समय पास के रामगढ़ में घटवाल विद्रोह भी हुआ, लेकिन वो थोड़ा अलग और दिलचस्प मामला है। वहां भी घटवालों ने अपने राजा मुकुंद सिंह का साथ दिया जब अंग्रेजों ने उन पर हमला किया। लेकिन उस विद्रोह का अंत तो बड़ा नाटकीय हुआ। कहते हैं कि राजा मुकुंद सिंह खुद ही भाग गए और विद्रोह खत्म हो गया। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये अजीब लग सकता है, लेकिन यह उस दौर की मानसिकता को दिखाता है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि इन शुरुआती विद्रोहों में वफादारी व्यक्ति केंद्रित थी, मतलब राजा के प्रति। लोग मुकुंद सिंह के लिए लड़ रहे थे, किसी आज़ादी जैसे बड़े विचार के लिए नहीं। जब उनका राजा ही भाग गया तो उनकी लड़ाई का मकसद भी खत्म हो गया। यह बाद के विद्रोहों से बहुत अलग है, जहां वफादारी एक समुदाय या एक विचारधारा के प्रति होने लगी। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो अंग्रेजों ने देखा कि राजाओं को हटाने से विद्रोह होता है, जमीन छीनने से विद्रोह होता है। तो राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया जनजाति के साथ उन्होंने एक नई और शायद ज्यादा चालाकी भरी रणनीति अपनाई। हाँ, वहां उन्होंने बल प्रयोग के साथ साथ लालच का भी इस्तेमाल किया। पहाड़िया विद्रोह 3 चरणों में हुआ। पहले 2 चरण जो रमना आहाड़ी और जगन्नाथ देव के नेतृत्व में हुए, उन्हें दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने पहाड़िया सरदारों को नकद भत्ता देने की घोषणा कर दी। मतलब एक तरह से उनकी वफादारी खरीदने की कोशिश। बिल्कुल, एक तरह की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी ये। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ तो तीसरे चरण में आया, जिसका नेतृत्व महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी कर रही थी। और यहाँ वजह थी दामिनी कोह। ये नाम सुनने में बड़ा काव्यात्मक है, पहाड़ियों का आंचल। इसके पीछे की क्रूर सच्चाई क्या थी? इसके पीछे एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक लैंड ग्रैब, मतलब कागजी कार्रवाई से जमीन हड़पने की साजिश थी। इसे ऐसे समझिए कि सरकार आपके पुश्तैनी बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाकर उसे सरकारी पार्क घोषित कर दे और कहे कि अब आप यहाँ सिर्फ घूम सकते हैं, इसके मालिक नहीं हैं। ओहो! अंग्रेजों ने पहाड़िया लोगों की जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से को दामिनी कोह का नाम देकर उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। ये तो सीधे सीधे उनकी जड़ों पर हमला था। उनकी पैतृक भूमि को उनसे छीन लिया गया। बिल्कुल, ये उनकी पहचान और आजीविका पर सीधा हमला था। रानी सर्वेश्वरी ने इसका कड़ा विरोध किया और पहाड़िया सरदारों को एकजुट करके संघर्ष छेड़ दिया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के विशाल तंत्र के सामने उनका संघर्ष टिक नहीं पाया। उन्हें पकड़ लिया गया और भागलपुर जेल भेज दिया गया, जहां 1807 में उनकी मृत्यु हो गई। अब तक हमने जितने भी विद्रोहों की बात की, वो सब एक तरह से प्रतिक्रिया थे, रिएक्शन थे। लेकिन अब हम एक ऐसे आंदोलन पर आते हैं जो प्रोएक्टिव था, जिसने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया। तिलका मांझी का आंदोलन। ये कहानी कुछ अलग लगती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। तिलका मांझी का आंदोलन एक बड़ा बदलाव था। उनका असली नाम जबरा पहाड़िया था। वो सिर्फ अंग्रेजों पर रोक नहीं रहे थे, वो उन पर हमला कर रहे थे। उनका लक्ष्य बहुत साफ था, अंग्रेजों को अपनी धरती से पूरी तरह बाहर निकालना और अपना शासन, अपनी आबुआ राइज स्थापित करना। और उन्होंने लोगों को एकजुट करने का तरीका भी बड़ा अनोखा अपनाया। कहते हैं कि वो साल के पत्तों पर संदेश लिखकर गांव-गांव भेजते थे, एक तरह का गुप्त कम्युनिकेशन नेटवर्क। हाँ, ये एकता का प्रतीक था। लेकिन उनका सबसे साहसिक और कह सकते हैं दुस्साहसिक कदम था 13 जनवरी 1784 को उठाया गया कदम। उस दिन उन्होंने जो किया, उसने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी। 1 मिनट, ताड़ के पेड़ पर छिपकर जहरीले तीर से एक कलेक्टर को मार गिराना उस वक्त के हिसाब से ये कितनी बड़ी बात रही होगी। ये तो सीधे सीधे हुकूमत के दिल पर हमला था। ये एक भूचाल की तरह था। ये कोई लड़ाई में हुई मौत नहीं थी, ये एक सुनियोजित हत्या थी।
ये एक खुला ऐलान था कि कोई भी अंग्रेज अधिकारी अब सुरक्षित नहीं है। ये एक संदेश था कि अब हम डरेंगे नहीं, हम मारेंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और तिलका मांझी ने छापामार युद्ध यानी गुर्रिल्ला युद्ध का सहारा लिया। वो सुल्तानगंज की पहाड़ियों में छिप गए और कई महीनों तक अंग्रेजों को छकाते रहे। लग रहा था कि शायद वो कभी पकड़ में नहीं आएंगे। हाँ, वो पहाड़ियों के भूत बन गए थे। लेकिन फिर, जैसा कि इतिहास की कई दुखद कहानियों में होता है, धोखा किसी अपने नहीं दिया। जोदाह नाम के एक स्थानीय पहाड़िया सरदार ने लालच में आकर अंग्रेजों को तिलका मांझी का ठिकाना बता दिया। और इसी धोखे की वजह से वो पकड़े गए। उन्हें 1785 में पकड़कर घोड़े से घसीटते हुए भागलपुर लाया गया और वहां लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उन्हें एक विशाल बरगद के पेड़ पर सरेआम फांसी दे दी गई। अंग्रेजों का मकसद साफ था। वो सिर्फ तिलका मांझी को नहीं मार रहे थे, वो विद्रोह के विचार को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो एक उदाहरण बनाना चाहते थे कि हुकूमत से टकराने का अंजाम क्या होता है। लेकिन प्रतीक दोनों तरफ से काम करते हैं। जिस जगह पर उन्हें फांसी दी गई, आज वो बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। गुलामी का नहीं, बल्कि उनके सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक। तो ढाल विद्रोह में अपने राजा का सिंहासन बचाने की लड़ाई से लेकर तिलका मांझी के अपनी धरती को आजाद कराने के सपने तक हमने देखा कि ये प्रतिरोध की एक अटूट परंपरा है। हर विद्रोह ने अगले विद्रोह के लिए कुछ ना कुछ छोड़ा। बिल्कुल। ये विद्रोह तात्कालिक रूप से शायद सफल न हुए हों, लेकिन इन्होंने गुलामी को कभी स्वीकार न करने की भावना को जिंदा रखा। इन्होंने ही वह जमीन तैयार की जिस पर बाद में बिरसा मुंडा के उलगुलान जैसा विशाल आंदोलन खड़ा हुआ। इन कहानियों से यह साबित होता है कि इतिहास केवल विजेताओं द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने वालों के संघर्ष से भी लिखा जाता है। इन सब कहानियों पर सोचने के बाद एक सवाल मन में आता है ना? जब किसी समुदाय की जमीन, संस्कृति और जीने के तरीके पर किसी बाहरी ताकत का हमला हो, तो उसका सामना करने का सही तरीका क्या हो सकता है? क्या इन ऐतिहासिक संघर्षों में आज के दौर के लिए भी कोई सबक छिपा है? तो आज हम इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो कोई 1-2 साल की बगावत नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये बहुत लंबी चली। हाँ, ये लगभग 40 साल तक चली एक लंबी लड़ाई थी। हम बात कर रहे हैं 1782 से 1821 तक चले तमाड़ विद्रोह की। और ये कोई मामूली विद्रोह नहीं था। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, वो इसे अंग्रेजों के खिलाफ भारत के जनजातीय समुदायों द्वारा लड़ी गई सबसे लंबी और सबसे व्यापक लड़ाई मानते हैं। 40 साल मतलब एक पूरी पीढ़ी इस संघर्ष को देखते हुए बड़ी हुई होगी। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस आग को सुलगाया। ये इतने लंबे समय तक मतलब जलती कैसे रही, और इसके अलग अलग दौर में कौन से चेहरे और घटनाएं अहम थीं? हाँ, क्योंकि हमारे स्रोत हमें इसकी एक बहुत ही दिलचस्प चरण दर चरण कहानी बताते हैं। सही कहा। तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले ये चिंगारी भड़की कहाँ से? इस विद्रोह की जड़ में क्या था? देखिए, स्रोतों के हिसाब से इसकी दो बड़ी वजह थीं। पहली तो सीधी सीधी अंग्रेजों की नीतियां थीं, जो बाहरी लोगों को, दिक्कों को जैसा कहा जाता था, हाँ, जिन्हें वो दिक्कू कहते थे, उनको लाकर बसा रही थीं और उन्हें ज्यादा तरजीह दे रही थीं। तो इससे स्थानीय आदिवासी समुदाय को लगा होगा कि उनकी जमीन, उनका जंगल, उनकी पहचान, सब कुछ खतरे में है। सही बात है। और दूसरी वजह कह सकते हैं घर के अंदर ही थी। नागवंशी शासक जो सदियों से उस इलाके पर राज कर रहे थे, अब वो भी अंग्रेजों के दबाव में थे और उन्होंने अपने ही लोगों का शोषण बढ़ा दिया था। अच्छा। तो आदिवासियों के लिए ये एक, कह सकते हैं, दोहरी मार थी। एक तरफ बाहरी अंग्रेजी हुकूमत और दूसरी तरफ अपने ही राजाओं का अत्याचार। बिल्कुल, गुस्सा दोनों तरफ था। तो 1782 में जब ये शुरू हुआ तो पहले दौर में क्या हुआ? 1782 में तमाड़ के मुंडा आदिवासियों ने हथियार उठा लिए, लेकिन ये आग सिर्फ तमाड़ तक ही नहीं रुकी, फैल गई वो भी। हाँ, हमारे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बहुत जल्द रामगढ़, पंचेत और वीरभूम के लोग भी इसमें शामिल हो गए। मतलब बेचैनी पूरे इलाके में थी, बस तमाड़ ने पहली चिंगारी दी। एकदम सही। और जब नागवंशी शासकों ने इसे दबाने की कोशिश की होगी तब? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। उनके दमन का असर उल्टा हुआ। उल्टा? हाँ, विद्रोही दबने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गए, और तो और उन्हें कुछ स्थानीय जमींदारों का भी साथ मिलने लगा। अच्छा, जमींदार भी साथ आ गए? हाँ, जो शायद खुद अंग्रेजी व्यवस्था से परेशान थे। लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला, इसे दबा दिया गया था, है ना? हाँ, 1783 के आखिर तक एक अंग्रेज अफसर थे,
मेजर जेम्स क्रॉफर्ड, उन्होंने इसे कुचलने में कामयाबी हासिल कर ली। तो विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जी, कागज पर तो शांति हो गई और अगले 5 साल तक सब शांत भी रहा, पर असल में ये सिर्फ एक पैटर्न की शुरुआत थी। कैसा पैटर्न? विद्रोह, दमन, कुछ साल की खामोशी और फिर एक नई चिंगारी। बिल्कुल। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। 5 साल की शांति के बाद ये आग दोबारा कैसे भड़क गई? हाँ, क्या वजह वही पुरानी थी? वजह थोड़ी अलग थी, पर गुस्सा वही था। 1789 में विद्रोह का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस बार मामला ये था कि मुंडाओं ने विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व को मानने से इनकार कर दिया। मतलब ये एक अंदरूनी टकराव था। हाँ, एक अंदरूनी टकराव जो बाहरी शोषण के खिलाफ एक बड़े विद्रोह में तब्दील हो गया। ये दिखाता है कि समाज के अंदर भी तनाव था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इस बार कैप्टन होगन को भेजा, लेकिन वो इसे दबा नहीं पाए। असफल रहे। हाँ, शायद वो विद्रोहियों की ताकत को कम आंक रहे थे। फिर इसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया और उन्हें कामयाबी मिली। इस बार अगले 4 सालों के लिए शांति हो गई। तो दूसरी बार भी विद्रोह को कुचल दिया गया। हाँ, ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने मामला सुलझा लिया। लगता तो यही है। लेकिन 4 साल बाद कहानी ने एक और नाटकीय मोड़ लिया। 1794 में जो हुआ उसने इस संघर्ष को और भी ज्यादा उलझा दिया। आपने सही कहा, उलझा दिया। 1794 में विद्रोह की तीसरी लहर उठी, जो 1796 तक बहुत बड़ी हो चुकी थी। और इस बार जैसा कि आपने कहा, एक विलेन सामने आया। हाँ, कम से कम विद्रोहियों की नजर में। राय के राजा नरेंद्र शाही ने विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। 1 मिनट। हाँ। अपने ही लोगों के खिलाफ? जी। ये तो बहुत बड़ा धोखा था। इसका क्या असर हुआ? विद्रोहियों के लिए ये गद्दारी की आखिरी हद थी। इसकी प्रतिक्रिया बहुत बहुत भयानक थी। भयानक? हाँ, सोनाहातू गांव में आदिवासियों ने एक सभा बुलाई और राजा नरेंद्र शाही की हत्या कर दी। अरे बाप रे! ये अंग्रेजों और उनके पिट्ठुओं के लिए एक साफ संदेश था कि धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बार आंदोलन का चेहरा कौन था? क्या फिर से कोई मुंडा नेता? नहीं, और यही इस चरण को और दिलचस्प बनाता है। इस बार नेता थे ठाकुर भोलानाथ सिंह। मतलब एक जमींदार? हाँ, ये दिखाता है कि गुस्सा सिर्फ आदिवासियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि स्थानीय जमींदार वर्ग भी अंग्रेजी व्यवस्था से तंग आ चुका था। तो अंग्रेजों ने इसका जवाब कैसे दिया? वो चुप तो नहीं बैठे होंगे? बिल्कुल नहीं। 1798 में कैप्टन लिमिट और कैप्टन बेन के नेतृत्व में एक बड़ी सैनिक कार्रवाई हुई और इस अभियान में उन्होंने ठाकुर भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया और जैसे ही नेतृत्व पकड़ा गया, आंदोलन की कमर टूट गई। हाँ, तमाड़ विद्रोह एक बार फिर ठंडा पड़ गया। यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आ रहा है। विद्रोह होता है, उसे दबाया जाता है, कुछ साल शांति रहती है और फिर एक नया नेता सामने आता है। ये तो एक साइकिल जैसा लगता है। बिल्कुल, और ये साइकिल हमें बताती है कि अंग्रेज सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे थे, बीमारी का नहीं। मतलब वो नेता को पकड़ लेते थे, लेकिन जो गुस्सा और अन्याय लोगों के दिलों में था वो वैसा का वैसा ही रहता था। और वो बस एक नए नेता के उभरने का इंतजार करता था। एकदम, और इंतजार ज्यादा लंबा नहीं करना पड़ा। नहीं करना पड़ा होगा। बिल्कुल नहीं। भोलानाथ सिंह की गिरफ्तारी के ठीक 9 साल बाद 1807 में चौथा चरण शुरू हुआ। और इस बार नया चेहरा कौन था? दुखन शाही मुंडा। उनके नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने एक बार फिर बगावत का झंडा उठा लिया। तो अंग्रेजों का तरीका भी वही पुराना रहा होगा, विद्रोह के नेता को निशाना बनाओ। एकदम वही। ये उनकी डिवाइड एंड रूल की रणनीति का ही एक छोटा रूप था। उन्हें पता था कि ये आंदोलन किसी एक विचारधारा से ज्यादा एक करिश्माई नेता के इर्द गिर्द टिके होते हैं। तो इस बार किसे भेजा गया? इस बार उन्होंने कैप्टन रफसीज को भेजा। वो एक तरह से ऐसे विद्रोहों को कुचलने के एक्सपर्ट माने जाते थे। और वो कामयाब रहे? हाँ, 1808 में वो दुखन शाही को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे और जैसा कि पैटर्न बन चुका था, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये चरण भी शांत हो गया। तो हर कुछ साल में एक विद्रोह, उसे दबा दिया जाता है और फिर कुछ साल की शांति। लेकिन अब तक हम ये पैटर्न समझ चुके हैं कि ये शांति का मतलब विद्रोह का अंत नहीं था, बस एक छोटा सा ब्रेक था। सही पकड़ा आपने। और अगली बार जब ये आग भड़की तो उसमें एक नया किरदार शामिल हुआ जो आदिवासी नहीं था। हाँ, अब हम 5वें चरण में आ गए हैं, जो 1810 से 1812 तक चला। इस बार विद्रोह का गढ़ नावागढ़ इलाका था और नेता थे वहां के जागीरदार बख्तर शाह। एक जागीरदार फिर से नेतृत्व कर रहा है? मतलब ये साफ है कि असंतोष अब समाज की अलग अलग परतों में फैल चुका था। बिल्कुल, ये अब सिर्फ जमीन और जंगल की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ाई बन रही थी। तो अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी? अंग्रेजों ने इस बार लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को भेजा
और ओडोनिल ने सिर्फ नेता को पकड़ने की कोशिश नहीं की। तो क्या किया उन्होंने? 1812 में उन्होंने सीधे नवागढ़ पर हमला कर दिया, जो बख्तर शाह का गढ़ था। एक सीधा सैन्य हमला? और इसका नतीजा क्या हुआ? इस हमले के सामने बख्तर शाह टिक नहीं सके। उन्हें भागकर सरगुजा में शरण लेनी पड़ी। और उनके भागते ही एक बार फिर नेता के हटते ही आंदोलन बिखर गया और विद्रोह मंद पड़ गया। तो अब हम आते हैं अंतिम और छठे चरण पर। इस बार 7 साल की खामोशी थी। 1819 में जब विद्रोह फिर से भड़का, तो क्या इस बार कुछ अलग था? बहुत कुछ अलग था। इस बार कोई एक करिश्माई नेता नहीं था। अच्छा। हाँ, हमें स्रोतों में मुंडा समुदाय के कई नेताओं के नाम एक साथ मिलते हैं। दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, चंदन सिंह और भी कई। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि यह विद्रोह अब किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं था, बल्कि एक सामूहिक आंदोलन बन चुका था। इसकी जड़ें ज्यादा गहरी और फैली हुई थीं। जो अंग्रेजों के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती रही होगी। निश्चित रूप से। तो इतने सारे नेताओं के साथ इस बार अंग्रेजों की रणनीति क्या थी? क्या उन्होंने सबसे लड़ने की कोशिश की? इस बार उन्हें एक अनपेक्षित मदद मिली। कहाँ से? तमाड़ के ही राजा गोविंद शाही ने इन विद्रोहियों से निपटने के लिए अंग्रेजों से मदद मांग ली। फिर से वही कहानी, स्थानीय शासक अंग्रेजों के साथ। हाँ, ये फिर से दिखाता है कि स्थानीय शासक और आम लोगों के बीच की खाई कितनी गहरी हो चुकी थी। अंग्रेजों के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया होगा। बिल्कुल, उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। कैप्टन रफसेज, जिन्हें पहले भी इस इलाके का अनुभव था, और एजे कोलविन ने मिलकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। और उनकी कार्रवाई बहुत क्रूर और असरदार थी। हाँ, उन्होंने 2 सबसे प्रमुख नेताओं को छोड़कर रूदन मुंडा और कुंटा मुंडा को, बाकी सबको पकड़ लिया। लगभग सभी बड़े विद्रोहियों को पकड़ लिया। तो बस ये 2 नेता ही बचे थे। इस 40 साल लंबी लड़ाई का अंत कैसे हुआ? अंग्रेजों ने इन दोनों को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। ये उनके लिए अब नाक का सवाल बन गया था। जुलाई 1820 में रूदन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सिर्फ एक आखिरी कड़ी बची थी, कुंटा मुंडा। हाँ, कुंटा मुंडा वो आखिरी नेता थे जो इस 40 साल की लड़ाई की लौ को जलाए हुए थे। मार्च 1821 में जब उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, तब जाके लंबा विद्रोह आखिरकार खत्म हुआ। हाँ, तब जाके शांत हुआ। तो कुल मिलाके ये 40 साल का एक ऐसा संघर्ष था जो 6 अलग-अलग चरणों में लड़ा गया। बिल्कुल। इसकी कहानी विद्रोह, दमन और फिर कुछ साल बाद एक नए चेहरे के साथ फिर से उठ खड़े होने के एक चक्र में बंधी हुई है। सही कहा। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये अंग्रेजों के खिलाफ सबसे लंबे और सबसे बड़े जनजाति विद्रोहों में से एक था। देखिए, जब भी हम झारखंड के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो मुंडा विद्रोह का नाम सबसे पहले आता है। और जाहिर है, दिमाग में बिरसा मुंडा की तस्वीर बनती है। बिल्कुल, उनका उलगुलान वाकई एक बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, लेकिन हमारे पास जो स्रोत है वो एक अलग ही कहानी बताते हैं कि असली संघर्ष तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। सही कहा। बिरसा मुंडा का आंदोलन तो उस आग की सबसे ऊंची लपट थी जो लगभग 100 साल से सुलग रही थी। तो आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे और उन शुरुआती विद्रोहों को समझेंगे जिन्होंने इस महासंग्राम की नींव रखी। बिल्कुल सही कहा आपने। बिरसा मुंडा के आंदोलन को समझना बिना उसके पीछे के 100 साल के संघर्ष को जाने ऐसा है जैसे किसी बड़ी नदी को सिर्फ उसके मुहाने पर देखना, जबकि उसका असली स्रोत तो कहीं और है। हाँ, असली स्रोत तो पहाड़ों में बहुत पीछे होता है। आज हम उसी स्रोत तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो 18वीं सदी के अंत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक फैले हुए हैं। तो हमारा मिशन क्या है? सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट देखना? नहीं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम न सिर्फ इन विद्रोहों की एक सूची देखें, बल्कि उस पैटर्न को समझें, उन कारणों की तह तक जाएं और ये जानें कि कैसे छोटे-छोटे विरोध एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो गए, जिसे हम कोल विद्रोह के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 18वीं सदी का अंत। अंग्रेज धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे और उनके साथ आ रही थी एक नई व्यवस्था, जमींदारी। जी। हमारे रिकॉर्ड्स में पहला बड़ा जिक्र मिलता है 1793 के बुंडू और राहे के मुंडा विद्रोह का। फिर 3 साल बाद ही 1796 में सिल्ली और राहे में एक और विद्रोह होता है। और ये सिलसिला थमता नहीं। 1807 में तमाड़ में फिर एक विद्रोह, एक के बाद एक। हाँ, एक के बाद एक। ऐसा लगता है जैसे बार बार पानी में पत्थर फेंका जा रहा हो और हर बार लहरें उठ रही हों। क्या इन सभी शुरुआती विद्रोहों में कोई एक कॉमन धागा था? एक नहीं, कई धागे थे, लेकिन सबसे मजबूत धागा था जमीन का। इसे ऐसे समझिए। अच्छा। आदिवासियों के लिए जमीन कोई खरीदने बेचने की चीज नहीं थी।
वो उनके पुरखों की विरासत और समुदाय की पहचान थी, मतलब उनकी संस्कृति का केंद्र थी। और ये जो नई बंदोबस्ती व्यवस्था या जमींदारी सिस्टम लाया जा रहा था, उसने उस पूरी सोच पर ही हमला कर दिया। ये वैसा ही था जैसे किसी परिवार के पूजा घर को तोड़कर उसे एक दुकान में बदल दिया जाए। मतलब ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और भावनात्मक हमला था। बिल्कुल। 1793 का विद्रोह इसी व्यवस्था के खिलाफ पहली सामूहिक चीख थी। और इस चीख को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? जिक्र आता है एक मेजर फॉलर का। हाँ, और मेजर फॉलर जैसे अधिकारियों का तरीका भी एक पैटर्न सेट करता है। वो सिर्फ सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि स्थानीय जमींदारों के साथ मिलकर इन विद्रोहों को कुचलते थे। तो इससे हुआ ये कि आदिवासियों की नजर में जमींदार और अंग्रेज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। उनका गुस्सा दोनों के खिलाफ बढ़ता गया। अच्छा। यही वजह है कि 1793 का विद्रोह दबने के बावजूद 3 साल बाद 1796 में रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह और ज्यादा संगठित रूप में सामने आया। और उन्होंने तो शायद कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया था। जी हाँ, उन्होंने नेगडीहे और लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर कब्जा भी कर लिया था। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। एक के बाद एक विद्रोह हो रहे थे और उन्हें कुचला जा रहा था। क्या इससे लोगों का हौसला नहीं टूट रहा था? देखिए, टूटना तो स्वाभाविक था। तो फिर 1807 में दुखन मानकी जैसे नेता इस निराशा के माहौल में लोगों को फिर से संगठित कैसे कर पाते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब आदिवासी समाज की संरचना में ही छिपा है। उनका समाज बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ था। जब एक व्यक्ति पर हमला होता था तो उसे पूरे समुदाय पर हमला माना जाता था। अच्छा, तो ये सामुदायिक भावना बहुत मजबूत थी। बहुत ज्यादा। हर बार जब कोई विद्रोह कुचला जाता तो गुस्सा और असंतोष खत्म नहीं होता था, बल्कि वो अंदर ही अंदर सुलगता रहता था। और दुकन मानकी जैसे नेताओं ने इसी सुलगती हुई आग को हवा दी। बिल्कुल। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व और उनकी पहचान की है। और जब लड़ाई पहचान की हो तो हार के बाद भी हौसला बना रहता है। तो ये असंतोष सिर्फ छोटा नागपुर के एक कोने तक सीमित नहीं था। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये आग धीरे धीरे फैल रही थी। हाँ, और पेलामू जैसे इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रही थी। तो 1920 में वहां क्या हुआ? पलामू में भुखंत सिंह के नेतृत्व में जो हुआ वो इस संघर्ष के विस्तार को दिखाता है। अब ये लड़ाई सिर्फ मुंडाओं की नहीं रह गई थी। अलग अलग क्षेत्रों के आदिवासी समूह ये महसूस कर रहे थे कि उनकी समस्याएं एक जैसी हैं और उनका दुश्मन भी एक है। मतलब एक तरह का चेन रिएक्शन था। बिल्कुल। हर विद्रोह, चाहे वो सफल हो या असफल, दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन रहा था। हर चिंगारी अगली चिंगारी को भड़का रही थी। ऐसा हुआ कि ये सारी चिंगारियां मिलकर एक बड़ी आग बन गई। एक महाविद्रोह। हाँ, एक ऐसा महाविद्रोह जिसे झारखंड का पहला संगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन कहा जाता है, कोल विद्रोह। आखिर वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इस आग को इतना भड़का दिया? कोल विद्रोह तक आते आते मतलब सब्र का बांध टूट चुका था। दशकों का दबा हुआ गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। और उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। जी, और इस ज्वालामुखी को भड़काने के लिए 2 घटनाओं ने चिंगारी का काम किया। पहली घटना सिंहभूम के सोनपुर परगना में हुई। वहां सिंहराय मानकी नाम के एक सम्मानित आदिवासी नेता की जमीन छीनकर बाहर से आए सिखों को दे दी गई। ये तो उनके अधिकार पर ही नहीं बल्कि उनके सम्मान पर सीधा हमला था। बिल्कुल। और दूसरी घटना वो और भी ज्यादा व्यक्तिगत और अपमानजनक थी। वो क्या थी? सुरगा मुंडा नाम के एक व्यक्ति की पत्नी का अपहरण कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हमें ये समझना होगा कि आदिवासी समाज में सम्मान और इज्जत का बहुत बड़ा महत्व था। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था? नहीं, ये पूरे गांव, पूरे कबीले का अपमान था। इस एक घटना ने व्यक्तिगत गुस्से को सामुदायिक स्वाभिमान की लड़ाई में बदल दिया। इन 2 घटनाओं ने जैसे बारूद के ढेर में आग लगा दी। तो इन घटनाओं के बाद क्या हुआ? जाहिर है सिंहराय मानकी और सुरगा मुंडा चुप नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तमाड़ के लंका गांव में एक सभा बुलाई। जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो बताते हैं कि लगभग 700 आदिवासी उस सभा में इकट्ठा हुए। 700 लोग? हाँ, वहां सिर्फ दुख नहीं था बल्कि गुस्सा था और बदला लेने का संकल्प था। फैसला हुआ कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और उन सभी बाहरी लोगों को सबक सिखाया जाएगा जो उनका शोषण कर रहे थे, चाहे वो जमींदार हों, सूदखोर हों या फिर उनके नए मालिक। और इस फैसले पर अमल भी हुआ होगा। विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत बहुत हिंसक थी।
विद्रोहियों का पहला निशाना था जफर अली, जिसने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण किया था। उसके घर पर हमला हुआ और 10 लोग मारे गए। और इसके बाद ये विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। सोनपुर परगना में करीब 150 बाहरी लोगों को मार डाला गया। सिखों और मुसलमानों की बस्तियों को निशाना बनाया गया, उन्हें लूटा गया। ये तो दशकों के शोषण की एक बहुत ही तीव्र और हिंसक प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल, और ये सिर्फ मुंडाओं का विद्रोह नहीं था। इसमें हो, चेरो, खरवाड़ सब शामिल हो गए। ये एक आदिवासी गठबंधन था जो अपने साझा दुश्मन के खिलाफ खड़ा हो गया था। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा, अंग्रेजों की प्रतिक्रिया तो बहुत कड़ी रही होगी। हाँ, वे हिल गए थे, लेकिन विद्रोह को एक बड़ा झटका तब लगा जब 1832 में सिंह राय मानकी और सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया। अच्छा, इसके कारण स्पष्ट नहीं है। नहीं, हो सकता है अंग्रेजों का दबाव बहुत ज्यादा हो या उन्हें लगा हो कि उन्होंने अपना बदला ले लिया है। लेकिन एक मिनट, क्या इन घटनाओं को हम वाकई विद्रोह कह सकते हैं? मतलब या ये सिर्फ स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था की समस्याएं थीं, जिन्हें बाद में इतिहासकारों ने एक बड़ा नाम दे दिया? अंग्रेज तो इन्हें शायद सिर्फ डाकुओं की हरकत मानते होंगे। ये एक बेहतरीन सवाल है। अंग्रेजी रिकॉर्ड्स में अक्सर इन्हें उपद्रव या अशांति कहा गया है। लेकिन जब हम इन घटनाओं की गहराई में जाते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ लूटपाट नहीं थी। इसके पीछे एक स्पष्ट विचारधारा थी। हाँ, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। ये बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ एक संगठित राजनीतिक और सैन्य कार्रवाई थी, इसलिए इसे विद्रोह कहना ही ज्यादा सही है। और ये विद्रोह सिंहराय मानकी के आत्मसमर्पण से खत्म नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब शुरुआती नेता हट गए तो क्या आंदोलन खत्म हो गया या किसी और ने इस मशाल को उठा लिया? किसी और ने उठा लिया, और वो थी बुद्धू भगत। उन्होंने सिंहभूम में संघर्ष को एक नई ऊर्जा दी। वो एक करिश्माई नेता थे और उन्होंने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी। तो अंग्रेजों को उन्हें हराने के लिए क्या करना पड़ा? उन्हें कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजनी पड़ी। लड़ाई बहुत भीषण हुई, लेकिन अंत में बुद्धू भगत और उनके कई साथी मारे गए। यहाँ कैप्टन इम्पे की भूमिका सिर्फ एक सैन्य कमांडर की नहीं थी, बल्कि विद्रोह को बेरहमी से कुचलने वाले एक प्रतीक की थी। बुद्धू भगत की हार के बाद ऐसा लगता है कि कोल विद्रोह की कमर टूट गई होगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, है ना? नहीं होती। इसी दौर में एक और बड़ा नाम सामने आता है, गंगा नारायण सिंह। हाँ, उनके विद्रोह को तो गंगा नारायण का हंगामा ही कहा जाता है। इसका कोल विद्रोह से क्या संबंध था? यह उसी बड़ी कहानी का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। गंगा नारायण का भूमिज विद्रोह कोल विद्रोह के समानांतर ही चल रहा था। ये उसी व्यापक असंतोष की एक और अभिव्यक्ति थी। उन्होंने अपने आंदोलन में धर्म का भी इस्तेमाल किया, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत होशियार कदम था। उन्होंने इसे पारंपरिक मान्यताओं और धर्म से जोड़ दिया। लोग उन्हें कालिका का अवतार मानने लगे थे। इससे उनके आंदोलन को एक दैवीय स्वीकृति मिल गई, जिसने लोगों को बड़ी संख्या में उनसे जोड़ा। और उनके हंगामे की शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने विद्रोह की एक औपचारिक घोषणा की। 26 अप्रैल 1832 को उन्होंने बड़ा भूम के दीवान माधवलाल की हत्या कर दी। माधवलाल को आदिवासी विरोधी और शोषक माना जाता था? जी, इसलिए उसकी हत्या एक प्रतीकात्मक कार्रवाई थी। ये एक ऐलान था कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका संघर्ष भी उन्हीं बाहरी शक्तियों के खिलाफ था, जमींदार, कंपनी के पुलिस अधिकारी, नमक दारोगा और सूदखोर। तो उनका सामना भी अंग्रेजी सेना से हुआ होगा? हाँ, लेफ्टिनेंट ट्रिमर जैसे अधिकारियों से उनका सामना हुआ। गंगा नारायण की सेना ने अंग्रेजों को काफी परेशान किया। लेकिन इस हंगामे का अंत बहुत नाटकीय और दुखद था। हाँ, चाईबासा के पास खरसावां के ठाकुर थे चेतक सिंह। उन्होंने धोखे से गंगा नारायण का सिर काट लिया और इनाम पाने के लिए कैप्टन विल्किंसन को सौंप दिया। एक बड़े नेता की इस तरह मृत्यु से आंदोलन को गहरा धक्का लगा और वो बिखर गया। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से 3 सबसे बड़ी बातें हैं। पहली तो यही कि बिरसा मुंडा का उलगुलान कोई अकेली या अचानक हुई घटना नहीं थी। सही। ये उस संघर्ष की परंपरा का शिखर था जो लगभग 100 साल से चल रहा था, जिसमें दुखन मानकी से लेकर बुद्धू भगत और गंगा नारायण जैसे अनगिनत नायकों ने अपनी आहुति दी थी।
दूसरी बात जो साफ तौर पर उभर कर आती है वो ये है कि इन सभी विद्रोहों का मूल कारण एक ही था, जल, जंगल, जमीन और अपनी जीवन शैली पर बाहरी शक्तियों का कब्जा। बिल्कुल। दुश्मन का चेहरा कभी जमींदार था, कभी सूदखोर, तो कभी अंग्रेज अफसर, लेकिन उसका चरित्र हमेशा शोषक का ही रहा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि ये विद्रोह हमें सिखाते हैं कि कैसे स्थानीय और व्यक्तिगत अपमान के मुद्दे एक व्यापक और संगठित आंदोलन को जन्म दे सकते हैं। सिंगराय मानकी की जमीन और सुरगा मुंडा की पत्नी का अपमान व्यक्तिगत घटनाएं थीं। लेकिन उन्होंने पूरे कोल समुदाय को एकजुट कर दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ विद्रोह की कहानी नहीं है, ये आदिवासी अस्मिता और एकता के निर्माण की भी कहानी है। ये दिखाती है कि जब अन्याय एक सीमा से बढ़ जाता है तो लोग अपने मतभेद भुलाकर एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट हो जाते हैं। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और कुछ हद तक रहस्यमयी बिंदु पर खत्म होती है। हाँ, जो दस्तावेज हमारे पास हैं उनमें एक अजीब बात लिखी है। वे कहते हैं कि गंगा नारायण की मृत्यु के बारे में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यही तो बात है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जिसे आज भी याद किया जाता है, उसकी मौत का कोई पक्का रिकॉर्ड क्यों नहीं है? तो क्या चेतक सिंह वाली कहानी सच नहीं है? सच है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। उसे कौन लिखता है? हाँ, और इस प्रक्रिया में किन की कहानियां सच मान ली जाती हैं और किन की कहानियां समय की धूल में कहीं खो जाती हैं। आज हम सीधे 19वीं सदी के भारत के एक ऐसे हिस्से में चल रहे हैं जहां जमीन, पहचान और आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी। हम बात कर रहे हैं संथाल विद्रोह की, लेकिन इसे सिर्फ एक घटना की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। स्रोतों को देखने पर पता चलता है कि ये तो दशकों तक चले कई आंदोलनों की एक पूरी श्रृंखला थी, एक के बाद एक सुलगती हुई आग। बिल्कुल। और इन स्रोतों से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये आंदोलन सिर्फ गोरे अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, ये उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ थे जिसे वो दीकू कहते थे। दीकू मतलब बाहरी लोग। हाँ, बाहरी लोग, चाहे वो अंग्रेजों, जमींदारों या फिर वो महाजन जो सूद पर पैसे देते थे। ये उस सिस्टम के खिलाफ एक जंग थी जो उनकी जमीन, जंगल और जीने का तरीका मतलब सब कुछ छीन रहा था। आज हम इसी सफर को देखेंगे कि कैसे विरोध के तरीके बदले और कैसे इन संघर्षों ने उस इलाके की तकदीर लिख दी। अच्छा, चलिए सबसे पहले उस विस्फोट से शुरू करते हैं जिसे संथाल हुल या क्रांति कहते हैं। स्रोतों में तो इसे भारत की पहली जन क्रांति तक का दर्जा दिया गया है। इसकी कमान थी 4 भाइयों के हाथ में, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। पर जैसा आपने कहा, ये कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं था, इसके पीछे दशकों की कहानी है। बिल्कुल। इसकी जड़ें उस इलाके में है जिसे दामिने कोह कहा जाता था, और इस नाम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पहले तो अंग्रेजों ने ही संथालों को राजमहल की पहाड़ियों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जंगल साफ करके जमीन तैयार करने को कहा, और उस इलाके को ये फारसी नाम दिया, दामिने को। अच्छा, तो पहले उन्होंने ही बसाया? हाँ, लेकिन जैसे ही जमीन खेती लायक हुई, वही अंग्रेज अपने जमींदार और महाजन ले आए, तो जिस जमीन को उन्होंने अपना घर बनाया था, उसी पर वो एक तरह से गुलाम बना दिए गए। 1855 तक आते आते ये शोषण बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। और तब उन्होंने जो किया वो तो हैरान करने वाला है। 30 जून 1855 को भगनाडी गांव में 400 आदिवासी गांव के करीब 10,000 प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। ये कोई भीड़ नहीं थी, ये एक संगठित सभा थी। उन्होंने अपनी एक समानांतर सरकार का ही ऐलान कर दिया। हाँ, यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। सिद्धू को सूबा ठाकुर यानी राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया गया। ये किसी भी आधुनिक सरकार या सेना जैसा ढांचा लगता है। ये उस धारणा को पूरी तरह तोड़ता है कि आदिवासी आंदोलन सिर्फ असंगठित होते थे। और उनका नारा भी देखिए, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। यहाँ ये माटी शब्द बहुत अहम है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उनकी पहचान थी, उनकी पुरखों की जमीन थी, उनके देवता सिंगबोंगा का निवास था। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। अपनी जमीन पर अपना राज, आबू अदशोमरे आबुआ राज। विद्रोह की शुरुआत भी बहुत सांकेतिक थी। पहला हमला दिघी थाने के दरोगा महेश लाल पर हुआ, जो उस भ्रष्ट सिस्टम का एक बड़ा चेहरा था। इसके बाद तो ये आग ऐसी फैली कि बरहेट की लड़ाई में सिद्धू और कान्हू की सेना ने अंग्रेजी सेना को हरा भी दिया।
ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत रही होगी। हाँ, लेकिन अंग्रेजों की प्रतिक्रिया उतनी ही क्रूर थी। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेजर जनरल लॉयड को भेजा गया, जिन्होंने पूरे इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ। इसका मतलब था कि किसी भी संथाल को देखते ही गोली मारने के आदेश थे। ये लड़ाई नहीं थी, ये एक तरफा सफाया था। अनुमान है कि 15,000 से ज्यादा संथाल मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ये एक नरसंहार से कम नहीं था। एक मिनट, यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है। कार्ल मार्क्स, जो उस वक्त लंदन में बैठकर लिख रहे थे, उन्होंने इस विद्रोह को भारत की पहली जन क्रांति कहा। क्या इसका मतलब यह है कि ये विद्रोह सिर्फ स्थानीय नहीं था, मतलब इसे दुनिया भर में औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा था? बिल्कुल, मार्क्स के लिए ये क्लासिकल वर्ग संघर्ष का उदाहरण था, शोषक और शोषित। लेकिन यहाँ एक और परत है। मार्क्स ने इसे आर्थिक नजरिए से देखा, जबकि संथालों के लिए ये आर्थिक होने के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व की लड़ाई भी थी, जिसे शायद मार्क्स पूरी तरह नहीं समझ पाए होंगे। उनके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं, माटी थी। इतनी बड़ी कुर्बानी और इतने बड़े पैमाने पर हुए दमन के बाद क्या कुछ बदला? क्या इसका कोई नतीजा निकला? हाँ, और इसका असर जबरदस्त हुआ। अंग्रेजों को भी समझ आ गया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और इस इलाके को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नवंबर 1856 में संथाल परगना नाम से एक अलग जिला बनाया गया और इसे नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया। नॉन रेगुलेशन जिला, इसका मतलब क्या था? क्या यहाँ कानून लागू नहीं होते थे? इसका मतलब था कि यहाँ बंगाल के सामान्य कानून लागू नहीं होंगे। यहाँ का प्रशासन सीधे जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में होगा, जो आदिवासियों की परंपराओं और जरूरतों के हिसाब से फैसले लेगा। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। इसने एक अकेले अंग्रेज अफसर एशली ईडन, जो पहले जिला मजिस्ट्रेट बने, के हाथ में बेहिसाब ताकत दे दी थी। ये एक तरह से विद्रोह को शांत करने के लिए एक प्रशासनिक लॉलीपॉप था। तो संथाल हुल एक जबरदस्त हिंसक विद्रोह था, लेकिन उसके बाद जो सरदारी आंदोलन हुआ 1858 से 70 के बीच, वो तो बिल्कुल उल्टा था, पूरी तरह से कानूनी और शांतिपूर्ण। ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? क्या संथालों को लग रहा था कि हथियार उठाने का कोई फायदा नहीं हुआ? यही इन आंदोलनों के विकास की सबसे आकर्षक कड़ी है। हूल के भयानक दमन के बाद उन्हें शायद लगा कि हथियारों से अंग्रेजों को हराना मुश्किल है, तो उन्होंने तरीका बदला। सरदारी आंदोलन का मकसद वही था, जमीन वापस लेना और बेगारी यानी बिना पैसे के मजदूरी खत्म करना। लेकिन इस बार हथियार थे याचिकाएं और कानूनी दावे। वो कलकत्ता तक गए अपनी अर्जियां लेकर। एक मिनट, मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। अंग्रेजों ने एक तरफ संथाल परगना बनाया और दूसरी तरफ सरदारी आंदोलन के दौरान वो जमींदारों का ही साथ दे रहे थे। ये तो दोहरी नीति लगती है। वो असल में करना क्या चाह रहे थे? आप बिल्कुल सही जगह पर सवाल उठा रही हैं। यही अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति थी। वो आदिवासियों को कुछ रियायतें देकर शांत रखना चाहते थे, लेकिन जमींदारों को भी नाराज नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजस्व तो उन्हीं से आता था। नतीजा ये हुआ कि सालों की कानूनी लड़ाई के बाद 1869 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट तो बना, लेकिन वो इतना खोखला था कि जमीन पर कुछ खास नहीं बदला। तो लोगों का कानून से भी भरोसा उठ गया होगा। पहले हथियार नाकाम हुए, फिर कानून, इसके बाद क्या? इसके बाद लोगों ने एक तीसरा रास्ता खोजा। उन्हें लगा कि समस्या न सिर्फ बाहर है, बल्कि समाज के अंदर भी है। और इसी सोच से 1870 में सफाहुड़ आंदोलन का जन्म हुआ। इसके नेता थे लाल हेम्ब्रम, जिन्हें लोग लाल बाबा कहते थे। उन्होंने कहा कि बाहरी ताकतों से लड़ने से पहले हमें खुद को अंदर से मजबूत और पवित्र करना होगा। मतलब ये एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बन गया। हाँ, इसका जोर चरित्र की पवित्रता, राम नाम का जाप करने और अपने सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा की एकेश्वरवादी पूजा पर था। ये एक तरह से आत्मविश्वास जगाने की कोशिश थी। उनका मानना था कि अगर हम नैतिक रूप से श्रेष्ठ होंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने देशोद्धारक दल जैसा नारा भी दिया। ये अपनी संस्कृति को हथियार बनाने जैसा था। और फिर इसी सोच को एक कदम और आगे ले जाया गया खैरवार आंदोलन में, जो 1874 में शुरू हुआ। बिल्कुल, इसके नेता भगीरथ मांझी और भी ज्यादा आक्रामक थे। उन्होंने सफाहुड़ आंदोलन की सामाजिक शुद्धि को सीधे सीधे राजनीतिक अवज्ञा से जोड़ दिया। उन्होंने खुद को बौंसी गांव का राजा घोषित कर दिया और अंग्रेजों को बाईपास करके सीधे लोगों से लगान वसूलना शुरू कर दिया। वाह, ये तो अंग्रेजी राज को एक खुली चुनौती थी। हाँ, उन्होंने 1881 की जनगणना का भी विरोध किया,
क्योंकि उन्हें लगा कि ये गिनती करके उन पर और नियंत्रण करने की चाल है। तो हमने 20 साल के अंदर 3 अलग-अलग रणनीतियां देखी, सशस्त्र विद्रोह, कानूनी लड़ाई और फिर सामाजिक राजनीतिक अवज्ञा। ये सब एक बड़े तूफान की तैयारी लग रही है। और वो तूफान आया बिरसा मुंडा के रूप में, जिसे उलगुलान या महान हलचल कहा गया। सही कहा। बिरसा आंदोलन ये जो 1895 में शुरू हुआ, इन सभी पिछले आंदोलनों का निचोड़ था। बिरसा ने इन सभी अनुभवों से सीखा था। उनका आंदोलन एक साथ राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक था। उन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों के साथ साथ ईसाई मिशनरियों को भी निशाना बनाया जो उनकी संस्कृति को बदल रहे थे। और उन्होंने अपने ही समाज की कुरीतियों जैसे अंधविश्वास और शराबखोरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनका संगठन भी कमाल का था। गया मुंडा को सेनापति, दोंगा मुंडा को राजनीतिक प्रमुख और सोमा मुंडा को सामाजिक धार्मिक प्रमुख बनाया गया। और उनका नारा कटोंग बाबा कटोंग, जिसका मतलब था काटो बाबा काटो, ये सिर्फ हिंसा का आह्वान नहीं था, ये उन सभी बाहरी शक्तियों और शोषण के प्रतीकों को काटने का आह्वान था जो उनके समाज को दीमक की तरह खा रहे थे। अंग्रेज बिरसा मुंडा की लोकप्रियता और संगठन क्षमता से डर गए थे। उन्हें एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखा गया, इसीलिए उन्हें 2 बार रांची जेल में बंदी बनाया गया। और दुख की बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी बंदगांव के जगमोहन सिंह के एक आदमी वीर सिंह महली की मुखबिरी पर हुई थी। अच्छा, मतलब अंदर से भी धोखा मिला। हाँ, ये दिखाता है कि संघर्ष सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि अंदर के लोगों से भी था। तो इस महान हलचल का अंतिम परिणाम क्या निकला? क्या ये भी बाकी आंदोलनों की तरह दब गया? दबा तो दिया गया और बिरसा मुंडा की जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन इस उलगुलान की गूंज इतनी जबरदस्त थी कि अंग्रेज सरकार को वो करना पड़ा जो वो दशकों से टाल रही थी। इसका सबसे ठोस और दूरगामी प्रभाव था 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट का पारित होना। इस एक्ट में ऐसा क्या खास था जिसने इसे इतना महत्वपूर्ण बना दिया? 1869 में भी तो एक एक्ट आया था। ये एक्ट 1869 वाले से कहीं ज्यादा मजबूत था। पहली बात, इसने बेगारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, जो शोषण की जड़ थी। दूसरी ओर और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने आदिवासियों के पारंपरिक भूमि अधिकारों, जिन्हें खुटकट्टी अधिकार कहते हैं, को कानूनी मान्यता दी। खुटकट्टी अधिकार? इसका मतलब था कि जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे कबीले या गांव की होगी और उसे बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसने आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों के हाथ में जाने से रोकने के लिए एक कानूनी ढाल तैयार कर दी। लेकिन क्या ये ढाल पूरी तरह से काम कर पाई? यहीं पर असल कहानी है। ये एक्ट एक 2-धारी तलवार था। इसने कागज पर तो आदिवासियों को जमीन का हक दिया, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी उसी ब्यूरोक्रेसी पर थी जो जमींदारों से मिली हुई थी। तो कानून तो बन गया, लेकिन जमीन पर न्याय मिलना अभी भी एक लंबी लड़ाई थी। फिर भी ये एक बहुत बड़ी जीत थी जो बिना उलगुलान के शायद कभी मुमकिन नहीं होती। तो अगर हम इन सभी आंदोलनों को एक साथ देखें, हमने लगभग आधी सदी में फैले विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला देखी। संथाल हुल के सशस्त्र विद्रोह से लेकर सरदारी आंदोलन की याचिकाओं, सफा होड़ के आत्मसुधार और फिर बिरसा मुंडा के संगठित उलगुलान तक। ये सभी आंदोलन एक ही धुरी के चारों ओर घूम रहे थे: जमीन, सम्मान और स्वशासन। इसमें जो बात सबसे आकर्षक है वो है विद्रोह के तरीकों का ये निरंतर विकास। उन्होंने हर नाकामी से सीखा और अपनी रणनीति बदली, लेकिन जमीन का अधिकार और दिखू यानी बाहरी शोषण का मूल मुद्दा हमेशा केंद्र में रहा। और ये जानना जरूरी है कि संथाल परगना जिला हो या छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट जैसा प्रगतिशील कानून, ये बदलाव उन्हें अंग्रेजों ने तोहफे में नहीं दिए। ये हजारों लोगों की कुर्बानियों और दशकों के संघर्ष से छीने गए अधिकार थे। 1914 का टाना भगत आंदोलन। जब हम आदिवासी आंदोलनों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर सशस्त्र विद्रोह, तीर कमान, संघर्ष, यही सब तस्वीरें दिमाग में आती हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो एक पहेली सी पेश करते हैं। झारखंड का एक आदिवासी आंदोलन जिसे इतिहास में विशुद्ध गांधीवादी कहा गया। पर मजे की बात यह है कि यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब गांधी जी भारत में थे ही नहीं। बिल्कुल, और यही इस आंदोलन को असाधारण रूप से दिलचस्प बनाता है। यह घटना है अप्रैल 1914 की, और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे जनवरी 1915 में। 1 साल बाद। हाँ, लगभग। तो सवाल ये उठता है कि अहिंसा, आत्मशुद्धि और सविनय अवज्ञा के ये विचार
ये छोटा नागपुर के जंगलों में गांधी जी के आने से पहले पहुंचे कैसे? या क्या वो वहां पहले से ही मौजूद थे? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन की परतों को खोलने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये आंदोलन आखिर था क्या? स्रोतों में इसका जिक्र बिरसा मुंडा के उलगुलान के महान विद्रोह के विस्तार के रूप में किया गया है। हाँ, इसे बिरसा आंदोलन का एक तरह से आध्यात्मिक और सामाजिक उत्तराधिकारी कहना गलत नहीं होगा। अच्छा। बिरसा मुंडा ने जहां सशस्त्र विद्रोह का रास्ता अपनाया, वहीं जतरा भगत और उनके अनुयायियों ने एक बिल्कुल अलग राह चुनी। उन्होंने शायद ये महसूस किया कि बाहरी ताकतों से लड़ने से पहले अपने समाज के अंदर सुधार करना ज्यादा जरूरी है। और यहीं से वो संस्कृतिकरण की अवधारणा सामने आती है। बिल्कुल। ये संस्कृतिकरण शब्द जो स्रोतों में इस्तेमाल हुआ है, ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि समाजशास्त्र में इसका मतलब तो अक्सर ये होता है कि कोई निचला माना जाने वाला समूह किसी ऊंचे समूह की प्रथाओं को अपनाता है। सही कह रहे हैं आप। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल उस पारंपरिक अर्थ में नहीं हुआ है। ये संस्कृतिकरण बाहर की नकल नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए था। आत्मशुद्धि? हाँ। आंदोलन का मूल सिद्धांत था एकेश्वरवाद, सिर्फ एक ईश्वर, धर्मेश की पूजा करना। जतरा भगत का मानना था कि उरांव जनजाति पर जो संकट है, चाहे वो बीमारियां हो या अंग्रेजों का अत्याचार, उसका कारण कई सारे देवी देवताओं और आत्माओं की पूजा करके अपने मुख्य देवता को नाराज करना है। तो ये एक तरह से अपने विश्वास को और ज्यादा केंद्रित और शक्तिशाली बनाने की कोशिश थी, है ना? बाहरी आडंबरों को हटाकर धर्म को उसके मूल रूप में वापस लाना। आपने सही पकड़ा। और ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, इसके साथ बहुत कठोर सामाजिक नियम भी आए। जैसे मांस मदिरा का पूरी तरह से त्याग और आदिवासी नृत्य संगीत पर पाबंदी, जिसे वे अपनी दुर्दशा का एक कारण मानते थे। ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुशासन था। उनकी सोच ये थी कि अगर हम नैतिक रूप से मजबूत और शुद्ध हो जाएंगे तो कोई बाहरी शक्ति हमें दबा नहीं सकती। लेकिन ये मांस मदिरा या नाच गाने पर पाबंदी, क्या इसके पीछे सिर्फ आध्यात्मिक कारण थे या इसका कोई सामाजिक या आर्थिक पहलू भी था? बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि उस समय के हालात को देखते हुए ये फैसले बहुत बड़े लगते हैं। देखिए, आध्यात्मिक शुद्धि तो एक पहलू था ही, लेकिन इसके सामाजिक आर्थिक कारण भी थे। शराबखोरी उस समय आदिवासी समाज की एक बहुत बड़ी समस्या थी। अच्छा। जिससे साहूकार और जमींदार फायदा उठाते थे। तो शराब पर रोक लगाकर उन्होंने एक तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया और बाहरी शोषण के एक रास्ते को बंद कर दिया। ये अपनी पहचान को बाहरी प्रभावों, जैसे ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों, दोनों से अलग और श्रेष्ठ साबित करने का भी एक तरीका था। एकदम। और इसी आत्मनिर्भरता और पहचान की लड़ाई से मुझे लगता है झूम खेती का मुद्दा भी जुड़ा हुआ था। स्रोतों में इस पर काफी जोर है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आर्थिक मांग नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी अस्मिता का प्रतीक था। झूम खेती जमीन के टुकड़ों पर बारी बारी से खेती करना और फिर उसे पड़ती छोड़ देना। ये उनकी जीवन शैली का आधार था। प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का दर्शन था ये। और ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। हाँ, उन्होंने इसे पिछड़ा और अकुशल बताकर इस पर रोक लगा दी और स्थायी खेती को बढ़ावा दिया। पर असली मकसद तो जंगलों पर नियंत्रण करना और लगान वसूलना था। झूम खेती पर वापस लौटने का आह्वान एक तरह से ब्रिटिश राज के पूरे आर्थिक और कानूनी ढांचे को सीधी चुनौती थी। हाँ। ये कहना था कि हम तुम्हारी व्यवस्था को नहीं मानते, हम अपनी जमीन पर अपने तरीके से जिएंगे। एकदम। ये अपनी स्वायत्तता का ऐलान था। इसीलिए इस आंदोलन का शुरुआती नाम, जैसा कि दस्तावेजों में मिलता है, कुड़ुख धर्म आंदोलन था। कुड़ुख यानी उरांव जनजाति का मूल धर्म। ये नाम ही बताता है कि आंदोलन की आत्मा अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को फिर से स्थापित करने में थी। ठीक है, तो विचार तो बहुत शक्तिशाली थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक विचार आंदोलन कैसे बनता है? ये जतरा भगत से निकलकर पूरे इलाके में फैला कैसे? क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के लिए इतना बड़ा बदलाव लाना तो संभव नहीं है। और यहीं पर इस आंदोलन का जमीनी चरित्र सामने आता है। ये ऊपर से थूपा हुआ नहीं था, बल्कि लोगों के बीच से उभरा था। इन लेखों में कई स्थानीय नेताओं का जिक्र मिलता है जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया। कौन कौन थे? मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत और बिशनपुर में भिक्कू भगत। इन सब ने अपने अपने इलाकों में आंदोलन की मशाल जलाई,
जिससे ये किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहकर एक जन आंदोलन बन गया। और इसी कड़ी में एक नाम मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जिसका जिक्र स्रोतों में साफ तौर पर है, सिसाई की देवमनिया। हाँ, 1914 में एक आदिवासी आंदोलन में एक महिला का नेतृत्व की भूमिका में होना, ये तो अपने आप में एक क्रांति है। स्रोतों में उनके बारे में और क्या जानकारी दी गई है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और दुर्भाग्य से हमारे स्रोत इस पर बहुत विस्तार से नहीं बताते, जो उस दौर के इतिहास लेखन की एक सीमा को भी दिखाता है। लेकिन देवमनिया का नाम आना ही इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये आंदोलन सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं था। महिलाएं इसमें न सिर्फ भागीदार थीं, बल्कि नेतृत्वकारी भूमिका में भी थीं। जरा सोचिए, उस पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला का धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व करना कितनी बड़ी बात रही होगी। क्या उनका नेतृत्व पुरुषों के नेतृत्व से किसी तरह अलग था, या उन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को ज्यादा उठाया? काश इन दस्तावेजों में इस पर और रोशनी डाली गई होती। ये अनुमान लगाना तो मुश्किल है, पर हम ये कह सकते हैं कि उनकी उपस्थिति ने आंदोलन को और ज्यादा समावेशी बनाया होगा। हाँ, ये तो है। इसने दूसरी महिलाओं को भी घर से बाहर निकलकर आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया होगा। देवमनिया का जिक्र इस आंदोलन की प्रगतिशील सोच को दिखाता है। ठीक है, इसकी बनावट, इसका नेतृत्व, सब कुछ दिलचस्प है। लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी, इसका तरीका पूरी तरह अहिंसक। जब मैं दूसरे स्रोत में दिए गए झारखंड के अन्य आंदोलनों की सूची देखता हूं, जैसे 1831 का कोल विद्रोह, 1855 का संथाल हूल या खुद बिरसा मुंडा का उलगुलान, ये सभी सशस्त्र विद्रोह थे, सीधी टक्कर, हिंसा हुई। उनकी तुलना में टाना भगतों का रास्ता इतना अलग क्यों था? ये उस दौर में क्रांतिकारी चुनाव था, इसमें कोई शक नहीं है। चारों तरफ हिंसक प्रतिरोध हो रहा था, लेकिन टाना भगतों ने कहा कि हमारी लड़ाई हथियारों से नहीं, चरित्र से है। वाह! हमारी ताकत, हमारी एकता और हमारे नैतिक बल में है। उन्होंने असहयोग का रास्ता चुना। उन्होंने जमींदारों के लिए बेगारी करनी बंद कर दी, सरकारी कर देने से इनकार कर दिया, और ये सब कुछ बिना कोई हथियार उठाए पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से किया। एक तरह का नैतिक प्रतिरोध। हाँ, नैतिक और आध्यात्मिक प्रतिरोध, जिसकी ताकत के आगे अंग्रेज भी हैरान थे। तो टाना भक्तों को उनके विचारों में अपने आंदोलन का प्रतिबिंब दिखा। हाँ, बिल्कुल। इनका जुड़ाव तो राष्ट्रीय आंदोलन से भी हुआ है ना। वो गया अधिवेशन वाली बात तो कमाल की है। हाँ, ये इस आंदोलन के सफर का एक शिखर बिंदु है। स्रोतों से पता चलता है कि टाना भगतों ने 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हिस्सा लिया था। 1922 में? हाँ, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। छोटा नागपुर के सुदूर गांवों से आए सफेद खादी पहने टाना भगत देश भर के बड़े बड़े नेताओं के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर चर्चा कर रहे हैं। ये दो दुनियाओं का मिलन था। इसका क्या असर हुआ होगा? क्या कांग्रेस के नेताओं ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया? दस्तावेज बताते हैं कि कांग्रेस, खासकर गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता, टाना भक्तों के अहिंसक प्रतिरोध और अनुशासन से बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। जमीन वापसी की मांग उठाई और कांग्रेस ने उनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया। तो एक अटूट रिश्ते की शुरुआत हुई जो आजादी तक चली। बिल्कुल। तो चलिए अब उस पहेली पर लौटते हैं, 1914 का गांधीवादी आंदोलन। अब जब हमने सारे सबूत देख लिए हैं, इसका सामाजिक सुधार, इसका नेतृत्व, इसका अहिंसक तरीका, तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि टाना भगत आंदोलन सिर्फ एक विद्रोह नहीं था। ये औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक बहुत ही जटिल, बहुस्तरीय और गहरी प्रतिक्रिया थी। ये हमें बताता है कि प्रतिरोध का मतलब हमेशा हथियार उठाना नहीं होता। ये अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को मजबूती से स्थापित करके आत्मसम्मान और गौरव को फिर से हासिल करने की लड़ाई थी। शायद ये किसी भी जंग को जीतने से ज्यादा जरूरी होता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अप्रैल 1914 में शुरू हुआ यह आंदोलन, जिसे स्रोत विशुद्ध गांधीवादी कह रहे हैं, जबकि गांधी जी खुद जनवरी 1915 में भारत आए। ये विरोधाभास कैसे सुलझेगा? यहाँ पर कई संभावनाएं हो सकती हैं और ये इतिहास के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। पहली और सबसे सरल संभावना है कि ये एक समानांतर विकास था। मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों में एक जैसे हालात में लोगों के दिमाग में एक जैसे विचार आ सकते हैं। उत्पीड़न से लड़ने के लिए अहिंसक असहयोग का विचार इतना मौलिक है कि ये कहीं भी पनप सकता है। या एक और संभावना ये भी हो सकती है कि अहिंसा और आत्मशुद्धि के ये विचार आदिवासी दर्शन और परंपरा में पहले से ही मौजूद थे
हो सकता है जतरा भगत ने किसी बाहरी व्यक्ति से प्रेरणा लेने के बजाय अपने ही समाज की सदियों पुरानी शिक्षाओं को एक नया रूप दिया हो। ये एक बहुत मजबूत संभावना है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ऐसे प्रगतिशील विचार बाहर से आते हैं, जबकि कई समुदायों की अपनी आंतरिक बौद्धिक परंपराएं होती हैं। सही बात है। हो सकता है कि गांधीवादी शब्द का इस्तेमाल बाद के इतिहासकारों ने किया हो, क्योंकि उन्हें टाणा भक्तों के तरीकों और गांधी जी के तरीकों में समानता दिखी। टाणा भक्तों ने खुद को गांधीवादी नहीं कहा होगा। उन्होंने तो बस वही किया जो उन्हें अपने धर्म और न्याय की भावना के अनुसार सही लगा। और एक तीसरी, दूर की कौड़ी भी हो सकती है। गांधी जी भारत में भले ही 1915 में आए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनका सत्याग्रह तो 1906 से ही चल रहा था और उसकी खबरें दुनिया भर में फैल रही थी। क्या ये संभव है कि उन खबरों की कोई भनक किसी व्यापारी, मिशनरी या सैनिक के जरिए छोटा नागपुर तक पहुंची हो? ये भी नामुमकिन नहीं है। विचारों का सफर बहुत रहस्यमयी तरीकों से होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि ये विचार आया कहाँ से। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उस समुदाय ने इसे अपनाया और उस पर अमल किया। चाहे प्रेरणा गांधी से मिली हो या अपनी परंपरा से। हाँ, उन्होंने अहिंसा को एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके दिखाया। तो शायद सही निष्कर्ष ये है कि टाणा भगतों को गांधी जी के विचारों में अपने संघर्ष का प्रतिबिंब दिखाई दिया और गांधी जी को टाणा भगतों में अपने सिद्धांतों का जमीनी प्रमाण। बिल्कुल, दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और मजबूत बनाया। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात सोचने पर मजबूर करता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम अक्सर बड़े नेताओं और राष्ट्रीय आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन टाणा भक्तों की कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत के सुदूर कोनों में छोटे छोटे समुदायों के भीतर विचार और प्रतिरोध के कितने शक्तिशाली और मौलिक आंदोलन चल रहे थे। सही कहा। सवाल ये है कि क्या हम इतिहास को केवल ऊपर से नीचे देखते हैं या हम इन जमीनी आवाजों को भी उनका हक देने के लिए तैयार। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।